हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, 3 पॉइंट पार्ट 1 में हो गए थे। तो अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि हम एक साथ दो गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे गुड की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। एक की क्वांटिटी को घटाएंगे तो दूसरे की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक गुड की क्वांटिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होगी कि जहां पे हमारे रिसोर्सेज पूरे खत्म हो गए, तो हमारे दूसरे गुड की क्वांटिटी को हमें नील रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। हम दोनों को एक साथ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो होता है कि क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास उन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दो गुड्स है हमारे पास, व्हीट और क्लोथ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताएगा कि अगर हम व्हीट की 100 क्वांटिटी रखते हैं तो हम क्लोथ की कितनी रखेंगे, अगर व्हीट की 90 रखते हैं तो क्लोथ की कितनी रखेंगे। ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, कि कैसे कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। अब इसके तीन अजम्पशंस होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है कि रिसोर्सेस जो है वो गिवन है। ये है आपके पास लैंड, आपको बता दिया, बस इतना ही है। ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपके जो रिसोर्सेस है उन्होंने आपको बता दिया कि बस यही रिसोर्सेस हैं, आपको इसी में प्रोड्यूस करना है, और ज्यादा रिसोर्सेस हम नहीं ला करके देंगे। अगर ऐसा हुआ कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं बन पाएगा ठीक से। इसलिए जो रिसोर्सेस है उनको लिमिटेड रखा है, गिवन रखा है, यानी कि कांस्टेंट रखा है। गिवन यानी कि कांस्टेंट रखा है कि बस यही है जो है, इसमें और छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरा जो है, जो रिसोर्सेस गिवन है आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है इसको आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। आप इसका जरा सा भी पार्ट वेस्ट नहीं कर सकते। अपने गिवन रिसोर्सेस को आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। जैसे कि आपके पास 100 लेबर है, 100 लोगों की लेबर है, कि आपके पास 100 लोग हैं, तो आपको उन 100 के 100 को फुल्ली यूटिलाइज करना है। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 90 लोग काम कर रहे हैं और 110 लोग आराम से बैठे हैं। तो आपको फुल यूटिलाइजेशन रखना है अपने रिसोर्सेज का। तीसरी चीज है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर आप व्हीट उगा रहे हो तो अगर आपने व्हीट में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी तो आप थ्रू आउट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज करोगे, और क्लोथ में भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज करोगे। टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी बाद में। अगर लेबर इंटेंसिव यूज करी तो लेबर इंटेंसिव ही यूज करोगे। अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज करोगे। जिन बच्चों को नहीं पता है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है, पार्ट 1 जरूर देख लेना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा आज के पार्ट पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमको दो गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिखाई है, और ये अलग अलग क्या है, कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है कि व्हीट जो है वो इतना है लाख टन में, ये क्या है 100 लाख टन, 90 लाख टन, 70 लाख टन सेम। और जो क्लोथ है वो 1000 बेल्स में दिया, यानी 1000, 2000, 3000, 4000। जब आप ए में एक पॉसिबिलिटी आपके पास है कि जब आप 100 लाख टन व्हीट प्रोड्यूस करते हो तो आप क्लोथ की प्रोडक्शन को नील रखते हो। यहाँ पे आप क्लोथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरा यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, सेकेंड हमें बता रहा है कि, सेकेंड छोड़ो लास्ट में चलो, अब जब यहाँ पे आप 4000 बेल्स क्लोथ को प्रोड्यूस करोगे, 4000 बेल्स क्लोथ को प्रोड्यूस करोगे, तो आपको जो ये आपका ये व्हीट है ना, इसको आपको नील रखना पड़ेगा। मतलब आप उस टाइम पर ये व्हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
फिर बीच के ये कॉम्बिनेशन है कि अगर आप 90 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 1000 बेल्स क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपने वीट की प्रोडक्शन 70 लाख कर दी तो यहाँ पे 2000 बेल्स क्लॉथ हो जाएगा। यहाँ पे 40 लाख टन कर दिया तो ये 3000 बेल्स हो जाएगा। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, जब आपकी प्रोडक्शन 100 थी वीट की प्रोडक्शन, यहाँ जो आपको गिवन है ये वीट की प्रोडक्शन है और ये जो आपको गिवन है ये आपकी क्लॉथ की प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम 3 नाम से जानते हैं। एक हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कर्व, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और तीसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये है y जो है यहाँ पे हमें वीट शो कर रहा है और x जो है हमें क्लॉथ का शो कर रहा है। जब आपने 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे देखो आपने कितना प्रोडक्शन किया क्लॉथ का, 0। तभी यहाँ पे ये पॉइंट आया ना, एक ए पॉइंट ये है ना, ए पॉइंट जो है ये है 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस करने पे 0 हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन की। और अगर हम 4000 बेल्स क्लॉथ की प्रोडक्शन करी तो हमने यहाँ पे कितनी 0 वीट की प्रोडक्शन करी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हमने 90 लाख टन वीट की प्रोडक्शन करी तो यहाँ पे देखो 1000, ये सेम है, 1000 हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन करी। अब जब हमने 70 लाख टन प्रोडक्शन करी वीट की तो 2000 बेल्स हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन करी। जब हमने 40 लाख टन वीट की प्रोडक्शन करी तो 3000 हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन करी। जैसे जैसे हम इसकी प्रोडक्शन घटा रहे हैं, वीट की प्रोडक्शन घटा रहे हैं, वैसे वैसे हम हमारे क्लॉथ की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम है कि 100 हमने लाख टन हमने वीट प्रोड्यूस किया और मैक्सिमम है कि हमने 4000 बेल्स क्लॉथ प्रोड्यूस किया। उस टाइम पे हमने दूसरी कमोडिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। अब ये क्या है, ये आगे आने वाले पॉइंट में बताती हूँ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सबको समझ आ गया होगा। ऐसे बनता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉइंट लगाते जाओगे 90 पे और ये 1000 पे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप सब समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। अब पीपीसी में ही एक चीज और पढ़नी है हमें कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं एक आउटपुट के। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जो एक पीपीसी कर्व के अंदर होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे जो हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं कि जिन पे हम पहुंच सकते हैं, जो पूरे किए जा सकते हैं। पूरे किए ना, 90 यूनिट की 1000 किया, ये 70 किया तो ये 2 किया। ठीक है, तो ये सारे अचीव किए जा सकते हैं। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होता है जो अचीव नहीं किया जा सकता, जो पीपीसी कर्व के बाहर होता है कॉम्बिनेशन, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है किसी भी आउटपुट का, कि हम इसको नहीं पहुंच सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है शिफ्ट या रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो उसमें शिफ्ट कब आता है, वो कब इधर से उधर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें चेंज कब आता है कि सॉरी ये ऐसा है तो वो ऐसा कब होगा, या यहाँ से यहाँ कब जाएगा, शिफ्ट कब आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारे। चेंज इन रिसोर्सेस, जब हमारे रिसोर्सेस में चेंज होगा। हमारी एक अजम्पशन थी कि रिसोर्सेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि रिसोर्सेस जो हैं वो हमें गिवन है, लेकिन अगर रिसोर्सेस में चेंज आया तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी चेंज आएगा। ठीक है, शिफ्ट होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। कैसा शिफ्ट होगा, कैसा चेंज आएगा? अगर हमारे रिसोर्स बढ़े, अगर हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे तो हमारे पीपीसी कर्व में राइट की तरफ शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ये बहुत ध्यान में रख लेना कि अगर रिसोर्स इंक्रीज हुए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर रिसोर्स डिक्रीज हुए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी कर्व में। ये बात ध्यान में रखना, बहुत पूछी जाती है।
तो रिसोर्सेस आर इंक्रीज, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। जब हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे तो हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे दोनों गुड्स का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी दोनों गुड्स की। अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, तो इस वजह से पीपीसी जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है। अब देखो, पहले जो हमारे रिसोर्सेस गिवन थे, गिवन रिसोर्सेस पहले थे ये कि ये ए पॉसिबिलिटी थी और ये बी, तो ये पीपीसी कर्व हमारा बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज हुए तो हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखो, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है, A1 और B1, ठीक है। अब अगर हमारे रिसोर्सेस कम हो गए, अगर हमारे रिसोर्सेस कम होंगे तो प्रोडक्शन हमारे दोनों गुड्स की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। देखो, पहले हमारे गिवन रिसोर्सेस ये थे ए बी, ये हमारे गिवन रिसोर्सेस थे। अब हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो गए, जिसकी वजह से जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो ये बात बहुत ध्यान में रखना, रिसोर्स इंक्रीज हुए तो पीपीसी राइट की तरफ, रिसोर्स डिक्रीज हुए तो पीपीसी लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब देखो, चेंज इन टेक्नोलॉजी देखते हैं। चेंज इन रिसोर्सेस देख लिया कि रिसोर्सेस में चेंज आए तो पीपीसी कर्व में कैसा चेंज आएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो पीपीसी कर्व में कैसा चेंज आएगा। दो गुड्स होते हैं, एक होता है गुड एक्स, एक होता है गुड वाई, ठीक है। तो अगर हमने गुड एक्स के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी तो कैसा चेंज आएगा। Efficient technology for the production of good X. Efficient technology for the production of good X would mean more production of good X with the same resources. अब यहाँ resources same है कि हम यहाँ पे X की प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, resources same है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गई है good X की, क्योंकि टेक्नोलॉजी में X की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट, तो पीपीसी जो है वो रोटेट होगा, शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्शन में चेंज आया है, गुड वाई की प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया है। तो पीपीसी सिर्फ रोटेट होगा, शिफ्ट नहीं होगा। देखो, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। ये टेक्नोलॉजी जो है ब्लू कलर में आपको दिख रही है, ए बी, ये हमारी गिवन टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे ये Y की प्रोडक्शन में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारे X की प्रोडक्शन में चेंज आया। Y की प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारे X की प्रोडक्शन में चेंज आया क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, X की प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है। अब अगर गुड एक्स और वाई है और एक्स की प्रोडक्शन हमने एफिशिएंट यूज नहीं किया, वाई की प्रोडक्शन के लिए हमने एफिशिएंट यूज किया, तो पीपीसी कर्व में कैसा चेंज आया। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई विद द सेम रिसोर्सेज, उसी रिसोर्सेज के साथ गुड वाई की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, तो पीपीसी कर्व यहाँ पे भी रोटेट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की प्रोडक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन Y की प्रोडक्शन में चेंज आ गया, A से A1 हो गई। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड Y, गिवन टेक्नोलॉजी यही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किसके लिए मिली, Y के लिए, गुड Y के लिए। अब तीसरी चीज क्या आती है कि अगर दोनों गुड्स के लिए हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेकर आए, efficient technology for the production of good X and good Y would mean greater production of both good X and Y with the same resources, कि resources same है लेकिन दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है क्योंकि दोनों के लिए efficient टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहाँ पे जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट करेगा, यहाँ पे हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट करेगा, पीपीसी वुड शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेगा या रोटेट नहीं करेगा। तो जैसा पहले बना था कि देखो A है, ये B है,
ये पहले की प्रोडक्शन है उनके गिवन टेक्नोलॉजी के साथ जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, फिर जब दोनों के लिए हमने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज किया तो प्रोडक्शन दोनों की चेंज हो गई, दोनों की बढ़ गई, प्रोडक्शन दोनों की बढ़ गई। तो पीपीसी कर्व हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, A से A1 हो गया, ये B से B1 हो गया। अगला है कि दो बेसिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है पीपीसी की। पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज होती है, पहली है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड की। जो हमारा ये पीपीसी कर्व है, ये देखो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये हमारी दो कमोडिटीज हैं, गुड एक्स और गुड वाई, तो ये डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप करता है क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करता है कि जैसे जैसे हम गुड एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमको हमारे गुड वाई की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने गुड एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, आपको आपके गुड वाई की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि हम दो गुड्स को एक साथ सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमको उनका फुलर यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए हम दोनों गुड्स को एक साथ प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी में नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अगला है कि हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो ये कॉनकेव है। देखो ये कॉनकेव है हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। अब ये कॉनकेव क्यों है, इसका भी सेम आंसर है कि अगर आपने गुड एक्स की कमोडिटी को एक बार 10 से इंक्रीज किया तो आपको आपके गुड वाई की कमोडिटी को, आप मान लो आपने गुड वाई की कमोडिटी को 2 से डिक्रीज किया, अगली बार जब आप गुड एक्स की कमोडिटी को 20 से इंक्रीज करोगे तो फिर आप अपने गुड वाई की कमोडिटी को 5 से डिक्रीज करोगे। हमें पिछली बार से ज्यादा क्वांटिटी हमारे दूसरे गुड की गिरानी पड़ेगी, हमारे पिछले जो दूसरे गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सैक्रिफाइस देन बिफोर। पहले से ज्यादा हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमारा पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है। देखो अब क्या है, अब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमें एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी दिखाता है। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज देन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर हैज टू बी डिक्रीज। जब हम एक कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। बहुत बार पढ़ लिया हमने ये लाइन। दिस इज बिकॉज द गिवन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज। क्यों, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पहले ही फुली यूटिलाइज हो गए। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस अराइजेस, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो आता है। अब देखो ये एक हमारा पीपीसी कर्व है, बहुत गंदा बना है पर देखो ये क्लोथ की हमारे को प्रोडक्शन दिखा रहा है और ये वीट की प्रोडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या शो करना चाह रहा है ये पीपीसी कर्व, ये पीपीसी कर्व हमको शो कर रहा है कि देखो जब हम हमारे क्लोथ की प्रोडक्शन यहाँ रखते हैं 12 पे तो हमारे वीट की प्रोडक्शन होती है 0, और यहाँ जब हम रखते हैं 6 पे अपने वीट की प्रोडक्शन को तो हमारे क्लोथ की प्रोडक्शन होती है 0। ठीक है, यू कैन प्रोड्यूस 6 टन ऑफ वीट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी। ये हमको पॉइंट डी से यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन क्लोथ की सबसे ज्यादा हाई रखेंगे तो हमको जो ये है वीट की प्रोडक्शन वो 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके बीच में हमको पीपीसी हमको 2 पॉइंट शो कर रहा है। एक कि अगर हम यहाँ पे अगर हम 10 रखें अपने क्लोथ की प्रोडक्शन को तो हम 2 प्रोडक्शन कर सकते हैं वीट की, और अगर हम 6 रखें हमारे क्लोथ की प्रोडक्शन को हम 4 प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे वीट की। तो ये जो 2 पॉइंट है ये हमको बताते हैं कि रिसोर्सेस जो है यहाँ पे हमारे रिसोर्सेस फुली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे रिसोर्सेस फुली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पे। तो अब ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें।
ऑप्शंस तो मिल गए, लेकिन अभी भी तो हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, तो अभी भी तो हमारे पास चॉइस है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस है। ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे अराइज हो गई कि क्या प्रोड्यूस करें। ऑप्शन 2 है, एक ही ऑप्शन थोड़ी है कि ये बी वाला बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं है। 2 ऑप्शन मिल गए हमको जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। तो अब इनमें हमें प्रॉब्लम अराइज हो गई कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो जो पीपीसी कर्व है हमको वो बता देता है, दिखा देता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो यहाँ वो प्रॉब्लम अराइज हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमको कैसे प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस कैसे करना है। जो हम इसमें पढ़ते थे वो हम 2 टेक्नोलॉजी पढ़ते थे। एक थी हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे लेबर ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। दूसरी हमारी थी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे कैपिटल ज्यादा यूज होती थी, यानी कि मशीन्स वगैरह ज्यादा यूज होती थी और यहाँ पे मैन यानी लोग ज्यादा यूज होते थे। लेकिन जब हम पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि पीपीसी कर्व में हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है। हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। लेबर वाली और कैपिटल वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, जिससे हमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे सबसे ज्यादा क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिससे हो रही है लेस कॉस्ट में, कॉस्ट जिसमें कम आ रही है, वो टेक्नोलॉजी हमारी होगी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और जिसमें प्रोडक्शन कम हो रही है और कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है वो होगी हमारी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जनरली इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो होती है वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट कम आती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। अब देखो ये एक पीपीसी कर्व है। अब पीपीसी कर्व में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, जो हमारे इस पीपीसी कर्व के अंदर शो करी हुई होगी। ये जो है ना, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये हमारा दिखाता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को, कि यहाँ पे हमने हमारी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करी है, ठीक है। और ये जो हमारा पीपीसी कर्व के अंदर वाला जो पॉइंट है, ये हमें दिखाता है कि हमने यहाँ पे इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर दी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई है। पीपीसी कर्व वाले पॉइंट्स होते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, पीपीसी कर्व के अंदर वाला पॉइंट होता है इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्शंस हैं, 2, एक है रिच और एक है पुअर। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें रिच के लिए प्रोड्यूस करनी है चीजें कि पुअर के लिए प्रोड्यूस करनी है। For whom to produce is the problem relating to the distribution of income. Unequal distribution of income in favor of richer section of the society would generate more surplus for further investment. Accordingly, PPC would shift to right, but poorer section of the society would suffer deprivation. देखो इसमें क्या है कि अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा। अगर हम रिच पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो सोशल वेलफेयर होगा सोसाइटी में, ठीक है, पुअर के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हमारी जो सोसाइटी है वो इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाई जाएगी। तो जिससे कि जो हमारा पीपीसी कर्व होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये हमारा पीपीसी कर्व है। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्लू कलर से ए और बी वाला पॉइंट, ये जो दिखा रहा है ये पुअर सेक्शन के लिए दिखा रहा है, क्योंकि ये पीपीसी कर्व जो है हमारा ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा सोशल वेलफेयर हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट, सोशल वेलफेयर तो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, जीडीपी कम हो गई है। और लेकिन ये ग्रीन वाला पॉइंट जो दिखा रहा है A1 B1, ये दिखा रहा है रिच सेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। तो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम के बाद 2 चीजें और बताई गई हैं। एक है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस का जो है वो फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
Any point on the production possibility curve correspond to fuller as well as efficient utilization of resources. जो production possibility curve के ऊपर point होगा वो क्या दिखाएगा, हमें दिखाएगा efficient और fuller utilization of resources, कि उस point पे जो resources हैं वो efficiently और fully utilize हो रहे हैं. It shows the potential level of output. Potential level of output refer to the maximum level of output which can be produced with the given resources and technology. Or any point inside the production possibility curve corresponds to underutilization or inefficient utilization of resources. जो PPC कर्व के अंदर के पॉइंट होंगे वो हमें शो करेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि ये देखो, ये एक PPC कर्व है. अब जो ये PPC कर्व के ऊपर वाला पॉइंट है ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने एफिशिएंटली और फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, कि ठीक है, उनका हमने अच्छे से यूज किया है. यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जो पीपीसी कर्व के अंदर के पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का. मतलब यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से और अच्छे से यूज नहीं हो रहे. अगला पॉइंट था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर रिसोर्सेज में ग्रोथ है, ये हमने पहले भी देखा था कि रिसोर्स बढ़ेंगे तो पीपीसी कर्व में शिफ्ट आएगा. अब ये देखो, पहले था हमारा इनिशियल रिसोर्सेज थे तो ये हमारा पीपीसी कर्व था, लेकिन जब हमारे रिसोर्सेज ग्रो किए तो हमारी प्रोडक्शन भी ग्रो कर गई क्लॉथ और व्हीट की. तो ये थे हमारे कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पीपीसी कर्व जो हमें शो करती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, आप मार्केट गए, आपके पास दो ऑप्शन, एक मैगी एक यिप्पी. आपका बेस्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मैगी जो आपको 10 रुपए में मिल रही है. ठीक है, आपको उसकी कॉस्ट, मतलब आपको उसके लिए पे कितना करना है, 10 रुपए, और यिप्पी के लिए आपको पे कितना करना है, 12 रुपए. मैं एग्जांपल ले रही हूँ. तो आप क्या चूज करोगे, मैगी चूज करोगे. तो यिप्पी क्या हो गया, ये आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया, और ये 12 रुपए जो हो गया ये क्या होगा आपका, ये होगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने लूज कर दी अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए. अब आपके पास दो जॉब के ऑप्शन है, एक है 50,000 और एक है 40,000 रुपीज सैलरी का. तो आप क्या चूज करोगे, 50,000 वाली सैलरी को चूज करोगे. और ये जो हो गया आपका, जो आपने लूज कर दिया, ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने लूज कर दी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. समझ आ गया, बहुत इजी था. कि अब जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि एक फार्मर है, उसको ये सब चीजें प्रोड्यूस करनी है. अगर वो व्हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको जो फायदा होगा वो 10,000 का होगा. अगर वो राइस प्रोड्यूस करता है उसका फायदा 8 का होगा, मेज करता है तो फायदा 7,000 का होगा, शुगर केन में फायदा 12,000 का होगा. तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो शुगर केन प्रोड्यूस करेगा. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें उसको फायदा कितने का होगा, 12,000 का होगा. ठीक है, तो अब उसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा हुआ, हमें उसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ करके लाना है. ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 12,000 के बाद कम कौन सा है, और 10,000. 12 से जो थोड़ा सा ही कम है वो कौन सा है, 10,000. तो अगर वो शुगर केन नहीं करता तो वो ये बीट करेगा, लेकिन उसने शुगर केन चूज किया. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वही चूज करेगा जिसमें ज्यादा फायदा होगा. उसने शुगर केन चूज किया तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसका व्हीट हो गया. व्हीट हो गया, 10,000 की वैल्यू है व्हीट की. तो व्हीट जो ये 10,000 निकल के आया, ये क्या निकल के आया आपका, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. तो ये 10,000 क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट जो हमने गवा दी है हमारा बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए. अब क्या है, अब आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपको दूसरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या यूनिट की वैल्यू को कितना गिराना पड़ेगा. प्रोडक्ट ले लो,
कोई भी एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ाओगे, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो आपको दूसरे की प्रोडक्शन गिरानी पड़ेगी। एक की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे की गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x प्रोड्यूस व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम y टू x। जब रिसोर्सेज y से x में शिफ्ट होंगे तो y की आप कमोडिटी गिराते जाओगे और x की कमोडिटी बढ़ाते जाओगे। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक गुड 1 है और ये गुड 2 है। आपने इसकी कमोडिटी बढ़ाई और आपने इसकी कमोडिटी घटाई। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है? फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। डेल्टा 1 डेल्टा 2, डेल्टा को हम लॉस से शो करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने कितने का इंक्रीज किया? 1, सॉरी आपने 2 की कमोडिटी, सॉरी 1 की कमोडिटी बढ़ाई ना आपने, तो यहाँ पे 1 आएगा। हंड्रेड से कितना? 10 डिवाइडेड बाय 1। ये 10 कहाँ से आया? 100 माइनस 90 जितना लॉस हुआ, और ये 1 कहाँ से आया? 2 माइनस 1। यहाँ तो प्लस हो रहा है ना, इसलिए तो हमने इसको नीचे लिखा है। आगे इस लाइन में कितना प्लस हो रहा है? 1। और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 10 का ही आ रहा है चेंज, ये भी सेम आ गया। यहाँ पे भी 10 का चेंज आ रहा है और यहाँ पे भी 1 का चेंज आ रहा है। अब देखो, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसको हम पीपीसी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने के इसके 3 चीजें होती हैं। यहाँ पे देखो, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा हो। मान लो ये 1 2 3 4 है और यहाँ ये इंक्रीज कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, या 90, या 70, फिर यहाँ 40 लिख दिया। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 10:1 आ गई, यहाँ पे 20:1 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई हमारी? 30:1 आ गई हमारा ये। अब यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा तो हम उसको पीपीसी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉनकेव। पीपीसी में वो कॉनकेव बनेगा। और जब डिक्रीज होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पीपीसी में वो कॉन्वेक्स बनेगा। और जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा तो पीपीसी में, सॉरी मैं बार बार पीपीटी बोल रही हूँ, पीपीसी में हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कॉनकेव बनेगा, डिक्रीज होगा तो कॉन्वेक्स बनेगा, कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया, ये इंक्रीज का हो गया, वैसे ही डिक्रीज का भी बन जाएगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया? आई होप आ ही गया होगा। अब देखो डिफरेंस क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम रेशियो बताते हैं कि एक यूनिट को घटाया तो कितनी, जब हमने एक यूनिट को घटाया तो दूसरे यूनिट को कितना बढ़ाया। इसमें तो सिंपल सा होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वही अपॉर्चुनिटी हमने लूज करी। इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। जब हमने इसमें से हटा के रिसोर्सेज इसमें लगा दिए तो इसमें लॉस आया, इसमें गेन आया। इट इज नॉट द रेशियो, इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। ये टोटल लॉस बताता है कि हमने कितना लूज किया। उस कमोडिटी को हमने जब
रिजेक्ट कर दिया तो हमने कितना लूज किया। जो भी वैल्यू थी 10,000 की वैल्यू थी इस कमोडिटी की जो हमारे एग्जांपल में थी वीट की, तो 10,000 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। टोटल लॉस होता है इसमें टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसमें हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट जितने भी बढ़ाते हैं वो सारे दिखाते हैं कि 10 से 9 कर दी, 8 कर दी, 7 कर दी, 100 से 90 कर दी, 80 कर दी, 70 कर दी। जैसे भी हम घटा रहे हैं या जैसे भी हम बढ़ा रहे हैं वो 1-1 यूनिट शो करते हैं। इसमें हम पूरी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी होती है पूरे टोटल हम शो करते हैं। इसमें 1-1 यूनिट नहीं देखते हैं कि 1-1 यूनिट पे कितनी बढ़ी घटी, इसमें हम टोटल लॉस को शो करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।